नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी के खड़गपुर पंचायत में वन भूमि पर कब्जा, 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण तैयार। पद्मेश न्यूज की खबर के बाद जागा वन विभाग। संबल योजना में भ्रष्टाचार, नया सवेरा पर रोक, दोनों की चल रही जांच, हितग्राही प्रभावित। जिले के चांगोटोला क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक, बर्बाद की कई एकड़ फसल। दुर्गा जी पर टिप्पणी करने वाला कटंगी निवासी नागपुर से गिरफ्तार। रोजगार सहायकों की हड़ताल को कर्मचारी कांग्रेस का समर्थन, ग्रामीण स्तर पर प्रभावित हुए कामकाज। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। और सरकारी स्कूल में दिखा शिक्षा का नवाचार, आयोजित की गई पेरेंट्स मीटिंग। और अब खबरें विस्तार से। जुलाई माह में छत्तीसगढ़ के रास्ते बालाघाट जिले के बिरसा बैयर के रास्ते लामता चांगोटोला क्षेत्र में पहुंचे हुए हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे इस क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। जिले के चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरीगंज के ग्राम कोटा में पिछले दिनों हाथी की दस्तक हुई थी, जिन्होंने ग्राम कोटा के किसानों की फसल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था और किसानों को मुआवजा देने की बात कही थी। आज महीनों बीत जाने के बाद भी यहां के किसानों को अब तक इस नुकसान के मुआवजे की राशि नहीं मिली है। क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कोटा गांव में हाथियों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। इस विषय पर स्थल निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि फसल को 25% से कम नुकसान हुआ है। नियम के अनुसार इतना नुकसान हुआ है कि वह दावा नहीं बनता, इसका पंचनामा तैयार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हाथी के द्वारा लगातार रिहायशी क्षेत्र के करीब आकर खेतों में उत्पात मचाया जा रहा है, लेकिन नियम का हवाला देकर वन विभाग व राजस्व विभाग पूरे मामले से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी तहसील के अंतर्गत आने वाले खड़गपुर पंचायत में करीब 200 एकड़ वन भूमि पर ग्रामीणों ने कब्जा कर खेती कार्य शुरू कर दिया गया, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। दक्षिण वन मंडल सामान्य वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट के द्वारा वन भूमि का सीमांकन कार्य शुरू किया गया, जिसमें 13 लोगों के विरुद्ध प्रकरण तय किए गए हैं, जिन्होंने जबरन वन भूमि पर कब्जा कर लिया था। दक्षिण वन मंडल सामान्य वन मंडल अधिकारी ए अंसारी और वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सभी 13 व्यक्तियों को नोटिस भेज दिया गया है और तय समय पर जमीन खाली करने के लिए आदेश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर न्यायालय में प्रकरण भेज दिया जाएगा और उन पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब चाहे वन विभाग अपनी जमीन के लिए नोटिस शामिल कर रहा हो, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि पद्मेश न्यूज की खबर के बाद ही विभाग की नींद टूटी और अपने किरकिरी होता देख उसने वन भूमि का नाप शुरू किया, जिसमें हमारी खबर पर विभाग ने 100% मुहर लगाते हुए पहले केस में 13 लोगों को नोटिस जारी किया गया। विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा सकता है, जिन्होंने वन भूमि पर जबरन कब्जा किया है। वन विभाग के सामने अपनी साख बचाने के लिए अब कार्रवाई करने के अलावा दूसरा पुख्ता कारण नजर नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है कि वर्षों से लोग कब्जा कर रहे थे, वन विभाग का अमला कहाँ पर था? क्या केवल लोगों को नोटिस जारी कर वन विभाग मामले से बच जाएगा या फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के द्वारा चुनाव के ठीक पहले शुरू की गई संबल कार्ड योजना में बड़ा भ्रष्टाचार होने का जैसे ही खुलासा हुआ, उसकी जांच शुरू हो गई और वही संबल कार्ड के स्थान पर शुरू की गई नया सवेरा का पंजीयन कार्य रोक दिया गया। जिले भर से मिली जानकारी के अनुसार संबल कार्ड के लिए 5,32,000 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था। इसके लिए अलग अलग योजना से 80 करोड़ रुपया खर्च किया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस योजना में खर्च की गई 70% राशि ऐसे लोगों पर खर्च कर दी गई जो वास्तव में इस योजना के लिए हितग्राही ही नहीं थे। इस पूरे खुलासे के बाद वर्तमान में प्रदेश सरकार ने इस योजना को बंद कर नया सवेरा के नाम से योजना शुरू किया, लेकिन उसके पंजीयन भी वर्तमान समय में बंद कर दी गए हैं, जिस कारण वास्तविक हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
परसवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की समस्या व वेबसाइट बंद होने से गरीब मजदूरों को सस्ते दामों पर अनाज समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते गरीब मजदूर अनाज लेने सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं। शासन के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान व सहकारी समिति के सस्ते दामों पर अनाज वितरण ऑनलाइन पीओएस मशीन के माध्यम से कर दिया गया है। पीओएस मशीन में हितग्राही का थंब लगने पर ही अनाज का प्रदान किया जाता है। इस संबंध में मैंने यहाँ के शाखा प्रबंधक एवं सेल्समैन से चर्चा किया तो उन्होंने ये प्रॉब्लम बताया कि ये नई मशीनें आई हैं और ये सॉफ्टवेयर चेंज होने से जो पुराना सॉफ्टवेयर था तो अच्छा चल रहा था बताया उनने, लेकिन ये नया सॉफ्टवेयर आने के कारण वो दुकान खोलने में तकलीफ हो रही है, ऐसा ये नेटवर्क प्रॉब्लम कारण। तो ऐसी समस्याएं उनने बताए हैं। ये जो नेटवर्क की समस्या या सॉफ्टवेयर की जो भी समस्या है, हाँ। लेकिन इसमें गरीबों का कहाँ क्या कसूर है जो अब खाली उसके वापस लिए जा रहे हैं? इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं प्रबंधक से बात करता हूँ जी कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है हाँ। तो वो तत्काल प्रारंभ की जाएगी और जिससे ग्रामीणों को समय पे राशन, मिट्टी तेल, केरोसिन ये सब मिल सके। नेटवर्क की समस्या की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो संस्था जिम्मेदार है। पदाधिकारी से संपर्क में हम लोग काफी हद तक संस्था जिम्मेदार है। भाई नेटवर्क की अगर समस्या है हाँ, तो तो जिस ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की काफी समस्या होने से अनाज वितरण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघोली से ग्रामीणों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। चावल के लिए आए थे तो सेल्समैन यहाँ के बोल रहे हैं कि दुकान बंद है और जो मशीन काम नहीं कर रहा है, कल आना। वहाँ के 4-5 लोग आए हैं अभी तो सब वापस जा रहे हैं। मशीन का नेटवर्क नहीं मिलता तो मशीन खराब है सब बोल के बहाना हाल ही वाला कर रहा है। अच्छा हाँ दिक्कत हो रही ना। अब आज 15, 16, 18 तारीख हो गया, अभी तक राशन नहीं मिला। दिक्कत जा रहा है ना खाने पीने में। सामने में दीपावली, हाँ त्यौहार भी है सामने सब करेंगे फिर तो यहाँ आके धरने में बैठ जाएंगे सोसाइटी के सामने सब पूरे कार्डधारी लोग। अच्छा सर्वर व विभागीय साइट बंद होने से हितग्राहियों को बिना अनाज लिए सोसाइटी से वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों में सोसाइटी में अनाज लेने काफी दूर से गरीब मजदूर पैदल चलकर आते हैं, लेकिन अनाज नहीं मिलने से उन्हें बार बार सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राशन जो है नेटवर्क की समस्या आ रही है, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है, फिंगर नहीं आ रहा है, केवाईसी नहीं हो रही, इसकी वजह से नहीं दे रहे। ये कितने दिनों से नहीं दे रहे हैं राशन? ये अभी इसी मंथ में, आने वाले मंथ में कितना पिछले महीने में वितरण कर दिया था। हाँ कर दिया। तो अभी क्या प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है? हाँ सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है सही से, इसकी वजह से। तो इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सर अभी ऊपर से आदेश आ जाते हैं तो वितरण चालू कर देंगे। आदेश बिल्कुल इसके संबंध आपके द्वारा से मामला में संज्ञान में लाया गया। अभी तक इसके पहले कोई शिकायत किसी भी ना कृषक के द्वारा ना किसी भी अन्य नागरिक के द्वारा यहाँ पे लाया गया। आपके द्वारा ये लाया गया है कि बगोली में इस तरीके की समस्या है, तो बगोली उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कर जाँच की जाएगी कि क्यों उनको वितरण नहीं किया जा रहा है या क्या समस्या हो रही है जिसके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। नगर के ट्रामा सेंटर में नगर पालिका की फायर टीम ने आग बुझाने के डेमो का प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रामा सेंटर में पदस्थ तमाम नर्सिंग स्टाफ को आग बुझाने की तमाम विधियों से अवगत कराया गया और उन्हें यह बताया गया अगर प्रत्यक्ष तौर पर आग लगती है तो आग पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। इस डेमो के दौरान नगर पालिका फायर टीम के द्वारा किसी भी सेफ्टी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया, यहाँ तक कि ग्लोव्स का भी उपयोग आग बुझाने में नजर नहीं आया। इस संदर्भ में फायरमैन गौतम ने बताया कि वर्तमान में फायर टीम में सुरक्षा उपकरणों की काफी कमी है, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को काफी बार सूचित किया गया है। यहाँ तक कि आग बुझाने के दौरान उन्हें बगैर ग्लोव्स के ही अपने कार्य को अंजाम देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फायर टीम में कर्मचारियों की भी काफी कमी है, जिस ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्चुअली इसकी वजह ये थी कि अपने जिला चिकित्सालय हॉस्पिटलों में यहाँ पर बहुत से इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिसके बारे में बहुत से नर्सर लोगों को, यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था। हम एक प्रकार का जागरूक करने आए थे और उन्हें किस प्रकार की आग रहती है, इक्विपमेंट को कैसे चलाया जाता है, उसमें हम उनको डेमो देने आए थे और कैसे चलाते हैं इक्विपमेंट। और सामग्री की क्या स्थिति? सामग्री तो पर्याप्त सामग्री हमको अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। हमने आए दिन अपने प्रभारी जी को लिख के देते हैं, पर हमको अभी तक ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं कराया। किस प्रकार की दिक्कतें आती है? जैसे बड़ी आग रहे, अंदर घुसना रहता है तो हमारे पास फायर सूट नहीं है ताकि हम अंदर घुस के किसी की जान बचा पाए।
अच्छा, एक चीज़ देखा गया जब आपने यहाँ डेमो दिया तो ग्लव्स का उपयोग किसी ने नहीं किया, क्या वजह है? हमारे पास ग्लोव्स भी नहीं है, हमने बहुत पहले ही लिख के दिया था, पर आज तक हमको कोई सामान नहीं मिला। जो मिलता है उसी में बता देते हैं। छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा देने के अहम उद्देश्य को लेकर जिले के तमाम विकास खंडों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं के करीब 14,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। नगर मुख्यालय में भी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां परीक्षार्थियों ने नैतिक शिक्षा से संबंधित सवालों को हल किया। आयोजित इस परीक्षा में नगर के शासकीय कन्या बोर्ड स्कूल के कुल 134 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के आयोजन के संबंध में स्कूल की प्राचार्य मंजुला प्रभात मिश्रा ने बताया कि छात्र छात्राओं में शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है। इस उद्देश्य को लेकर आज जिला स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। देखिए, बच्चों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो शांति कुंज हरिद्वार से संचालित होती है। इस परीक्षा में 100 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार का भी प्रावधान है। तो ये मतलब जो संस्था में बच्चा फर्स्ट आएगा उसके लिए 500 रुपये नगद, सेकंड जो बच्ची या बच्चा आएगा उसको 300 रुपये और जो थर्ड आएगा उसके लिए 200 रुपये नगद की व्यवस्था की गई है। और जो जिले में बच्चा प्रथम आएगा उसको 5,000 रुपये नगद एवं जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है। ये पूर्व वर्षों में मैडम भी हमारे यहाँ पहले भी प्रिंसिपल रही हैं, 11 वर्षों से इस संस्था में संचालित है और मेन इसका मकसद है मनुष्य शिक्षा तो ग्रहण करता है छात्र छात्राएं, लेकिन उसके साथ विद्या का समन्वय कि हमारे बड़ों के साथ हम कैसे बिहेवियर करें, अपने छोटों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति जो पुरातन रही है, जिसको अब विदेश के लोग भी अपना रहे हैं, उससे परिचित करें। अच्छा मैडम, जिला स्तर पर ये आयोजित हो रही है कहाँ? जी हाँ, ये पूरे बालाघाट जिले में आज जो आयोजित हो रही है और इसमें लगभग 14,000 बच्चे सभी धर्मों के, और ये महाविद्यालयीन बच्चों की संख्या अलग है, सिर्फ स्कूली मतलब कक्षा 5वीं से 12वीं तक में 14,000 बच्चे। सरकारी स्कूलों के ऐसे छात्र जो कि डी और ई ग्रेड में आते हैं, ऐसे छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत रेमोडियल कक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसमें छात्रों को कठिन विषयों के विषय में विषय विशेषज्ञों के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के परिपालन में नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रेमेडियल कक्षाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य LC मानवटकर ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत स्कूल में रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। यह कक्षाएं प्रातः 11 बजे से 12 बजे के बीच संचालित की जा रही है, जिसमें डी और ई ग्रेड के छात्र छात्राओं को विशेष अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। क्या है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो डी और ई ग्रेड में आते हैं, जिनके नंबर 45% और 33% से कम होते हैं, उनके लिए रेमेडियल क्लास चलाई जाती है, जिनको निदानात्मक कक्षाएँ बोलते हैं हिंदी में। और ये शासन से ऐसे निर्देश हैं कि जहाँ जो स्कूल एक पाली में चलता है, एक पाली का स्कूल मतलब 10:30 से 5, वहाँ पर साला स्कूल के साथ साथ रेमेडियल क्लास चलाना है। और चूँकि ये स्कूल 2 पाली में चलता है, उत्कृष्ट विद्यालय, इसलिए हम यहाँ पर जो निदानात्मक कक्षाएं चलाते हैं, ये कक्षाएं हम 10:30 से 11:15 के बीच चलाते हैं स्कूल के अतिरिक्त, क्योंकि हमारा स्कूल 2 पाली में चल रहा है। तो यहाँ के बच्चों को जो समय है वो 10:30 से 5 का समय नहीं मिल पाता, तो हम 10:30 से 11:15 के बीच में रेमेडियल चलाते हैं और 11:15 से हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है। अच्छा सर, इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेमेडियल कक्षाओं में बैठ रहे हैं? वो लगभग हमारे पास कम संख्या है, क्योंकि जो डी और ई ग्रेड के बच्चे बहुत कम हैं। लगभग वो बच्चे 30-35 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं हमारे पास। सर, एक और सवाल था कि जो है अभी शासन स्तर पे ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब जो है पालक, जिले के अन्य तहसीलों के साथ ही वारासिवनी में भी मौसम के बिगड़ते मिजाज से एक बार फिर किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। इस बार किसान हल्की भारी धान पकने के लिए पर्याप्त साधन होने पर, बारिश का मौसम बनने पर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उक्त धान कटाई पर आ गई है और कुछ जगह कटाई प्रारंभ कर दी गई है।
कृषक हल्की धान को बेचने की तैयारी के लिए कटाई कर खलियान तैयार कर रहे हैं। 2 एकड़ है। कौन सा धान लगा है? ये श्री राम है और 1010 है। तो अभी ये जो आपने धान लगाया है ये 1010 का है। 1010 अभी काटोगे आप? हाँ। और जय श्री राम को वो बाद में काटेंगे। बाद में काटोगे। और जिस प्रकार से ये मौसम बन रहा है, हाँ, तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है इनमें? ये इसमें तकलीफ ये है कि धान हमारा नुकसान हो सकता है इसमें। कैसे? वो कंसी वाला गिर सकता है, ये काटने में काला मतलब काला हो सकता है इसमें, और अंकुर भी आ सकता है, यानी फसल खराब हो सकती है। फसल खराब हो सकती है इसमें। क्षेत्र में किसानों के द्वारा खरीफ की फसल में हल्की और मोटी धान लगाई गई है, जिसमें हल्की धान पकने वाली है और भारी धान पकने पर आने वाली है, जिसमें काली महू की बीमारी लगने आ रही है। और यदि बरसात हो जाती है तो ब्लास्टर व सावरदाई की बीमारी उपज में लग जाएगी। बीमारियों का प्रकोप उपज पर पड़ता है तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये काले वाले जो है ना लाइट टाइप के फूट रहे हैं, वो लाइट टाइप का फूट रहा है। हाँ, और जैसे ये जो अभी बरसात का मौसम बनते जा रहा है, यदि बारिश होती है तो क्या दिक्कतें आएगी आपको? वो है माऊ तनक छेदक ब्लास्टर, ये बीमारियां हो सकती है। अभी नहीं होती है, पहले होगा। जैसे आपके यहाँ ग्राम सेवक वगैरह आए नहीं क्या अभी? जैसे आपके यहाँ पे आपकी खेती में बीमारी लगी हुई है बता रहे आप। आते ही नहीं अपने, बस। कहाँ बात हुई थी आपसे? पंचायत में। पंचायत में मिले थे? हाँ। तो क्या बोले उनने? दवा नहीं आता बोले, बताया कि दवा कैसी ऐसी है, मार्केट से नहीं मिलता, बोले आने मार्केट में जाओ दवा ले। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत सिर्फ बैंक यूटिलिटी पोर्टल पर जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण में कृषकवार खाते में समायोजन के संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट में किया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पर्यवेक्षकों, संस्था प्रबंधकों और डाटा ऑपरेटर शामिल हुए। आज बैठक में हमारे प्राइमरी समितियों के संस्था प्रबंधक और पर्यवेक्षक और कुछ एक दो डाटा ऑपरेटर को सभी समितियों से बुलाया गया। मुख्य मुद्दा ये था आज की मीटिंग का, जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई है उसके समायोजन का पत्रक तैयार करवाना है, फसल बीमा पोर्टल पर समीक्षा करना है, किसानों के अपलोड होने की जानकारी, किसानों के धान खरीदी के पंजीयन की जानकारी की समीक्षा, और जो खरीफ और रबी का जो ब्याज अनुदान शासन को बनाया जाना है उसकी समीक्षा करना है। बीते 2 दिनों से जिले के भीतर अचानक मौसम ने करवट लिया और रुक रुक कर सभी क्षेत्र में बारिश हो रही है। शनिवार को मौसम अचानक बदला और जिले के बैहर किरनापुर क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। 2 घंटे से अधिक देर तक हुई बारिश की वजह से किरनापुर और बैहर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कसंगी, मोहनपुर, बमनी, सुसवा, भालवा सहित 2 दर्जन से अधिक गांव में झमाझम बारिश हुई, जिस कारण बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं और आवागमन लगभग 2 घंटे तक प्रभावित रहा। अचानक हुई बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल लगभग पूरी तरह प्रभावित होते नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में धान के अलावा कोदो, कुटकी और अन्य फसल भी लगाई गई है, वह भी पूरी तरह प्रभावित होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभिभावकों और शिक्षकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस पेरेंट्स मीटिंग में शिक्षकों और परिजनों में बेहद उत्साह देखा गया। शासकीय स्कूलों में किए गए इस तरह के प्रयोग से स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ परिजन भी काफी खुश दिखाई दिए। आज जो पेरेंट्स की मीटिंग हो रही है, इसका उद्देश्य है कि पालक अपने बच्चे ने जो तिमाही में जितना किया है, तिमाही परीक्षा अभी भी समाप्त हुई है, उसका मूल्यांकन हुआ है, उसकी कापियाँ आई हैं हमारे पास और हमने हर क्लास का रिजल्ट तैयार किया है। उसका जो मूल्यांकन हुआ है उसका परीक्षा फल बच्चों का पालक जाने और उनका बच्चा कौन से विषय में कमज़ोर है, कौन से विषय में अच्छा है, इस बात को जाने और उस हिसाब से आगे जो छमाही होगी और वार्षिक होगी उसमें बच्चे को तैयार करना ये उद्देश्य है। और ये भी देखना है पालकों को बुला करके कि बच्चे के विकास के लिए संस्था में और क्या कमी है, क्योंकि हमको बच्चे का संपूर्ण विकास करना है पढ़ाई के साथ साथ। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज उनको आमंत्रित किया गया है। शासन के भी निर्देश हैं, शासन ने निर्देश किया है कि 19 तारीख को समस्त पालकों को आमंत्रित किया जाए, तो हमने उसी
आदेश के पालन में समस्त पालकों को आमंत्रित किया है। जी, त्रैमासिक का रिजल्ट आ रहा था, उसमें बुलाया। तो देखा आपने रिजल्ट? हाँ। क्या हुआ? अच्छा है मेरे बेटे का रिजल्ट। भविष्य के बारे में तो बहुत अच्छा सोच रही हैं और एक से जो योजनाएं निकाल रही हैं यहाँ पे वो बहुत अच्छी है। बच्चों का रिजल्ट इस बार का बहुत अच्छा रहा है ना। 10th में मेरे बेटे ने 96 लाया है, उसी स्कूल में 6 से पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहा है। मतलब हर प्रकार की जो पहल जो सरकार ने की है, क्या मानते हैं किस प्रकार की पहल है? जी, अच्छी पहल है। बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच कर ही अच्छी पहल की है। मध्य प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी लंबित मांगों को लेकर बीते दिनों से हड़ताल कर रहे रोजगार सहायक सबको कर्मचारी कांग्रेस ने समर्थन दिया है। शनिवार को जिला पंचायत के समक्ष धरना स्थल पर कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने रोजगार सहायकों के धरना प्रदर्शन हड़ताल का समर्थन करते हुए उनकी मांग जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने की बात कही। आज हमारा ग्राम रोजगार सहायक संगठन के कलमबद्ध हड़ताल पे नैतिक समर्थन देने के लिए हम आज आए हैं और 9 सूत्री मांग आज हमारे जिलाध्यक्ष जी अनिल त्रिवेदी जी ने हमको अवगत करा है, जिसमें नियमितकरण और सेवा से बहाली और ऐसे 9 सूत्री मांग है, जिसमें सेवा समाप्ति की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है, जिसको लेके ग्राम रोजगार सहायक काफ़ी परेशान है और ये जो कार्रवाई है जिसको हटाने के लिए अध्यक्ष जी ने हमें कहा हुआ है, तो हम शासन के प्रतिनिधि सम्मानीय हमारे कमलेश्वर पटेल जी विभागीय मंत्री जी हैं, उनसे हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी और जिले में जब भी उनका प्रवास होता है तो इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की खेल कैलेंडर के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को संभाग स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर जबलपुर संभाग के सभी विद्यालयों के अध्ययनरत बैडमिंटन खिलाड़ी जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न चरणों में मैचों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का जो खेल कैलेंडर हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम 18 और 19 अक्टूबर को संभाग स्तरीय महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों का बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ हमने कराया है, जो कि कल और आज हुआ है। कल हुआ है प्री क्वार्टर फाइनल और आज जो मैच खेले गए हैं सुबह वो खेले गए सेमीफाइनल और अभी एक मैच फाइनल मैच बचेगा। 2 दिवसीय प्रतियोगिता। कितने बच्चों का चयन करना है सर इसमें? इसमें हमको 9 बच्चे का चयन करना है गर्ल्स में। लालबर्रा के स्थानीय शासकीय स्नातक महाविद्यालय एवं ब्लॉक अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 19 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों ने शामिल होकर पर्चा हल किया। नगर मुख्यालय में शासकीय स्नातक महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में साहित्य प्रकोष्ठ, जिला समन्वयक समिति ढाल सहबिसेन, सहयोगी गायत्री पीठ कंजई ट्रस्टी सिरपत पटले के द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र खंडायत व कर्मचारियों के सहयोग से परीक्षा संपन्न करवाई गई, जिसमें महाविद्यालय के लगभग 50 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है जो शांति कुंज हरिद्वार युक्ति से प्रतिवर्ष 1992 से लगातार पूरे भारत में संचालित होती है। मध्य प्रदेश में ये आज पूरे एक साथ ये परीक्षा संचालित हो रही है। कौन से कॉलेज में आज मैं यहाँ शासकीय डिग्री कॉलेज लालबर्रा में गायत्री परिवार की ओर से परीक्षा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत घोटी में 19 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक कार्य करते समय विद्युत करंट लगने से ग्राम का ही 24 वर्षीय युवक अजय झंझाड़े घायल हो गया, जिसे परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टी.सी. मेश्राम के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। चर्चा में सुरेश बागले ने बताया कि पड़ोस में मनोज पंचेश्वर के घर में वायरिंग का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान अजय को अचानक करंट लग गया। वायरिंग कर रहे थे तो अचानक से फाल्ट रहा हुआ, तो इसमें लग गया बाएं हाथ में। कहाँ के रहने वाले? ये ग्राम घोटी लालबर्रा जिला बालाघाट। दुर्गा उत्सव के दौरान दुर्गा जी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी कटंगी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नथुलाल मेश्राम पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में अलग अलग टीम बनाकर नागपुर, भिलाई,
रायपुर, भंडारा, तुमसर सहित अन्य स्थानों पर भेजी गई थी। इस दौरान 19 अक्टूबर की सुबह नागपुर रेलवे स्टेशन सीताबर्डी में आरोपी नथुलाल को गिरफ्तार किया गया। नथुलाल के खिलाफ धारा 295A के तहत मामला दर्ज है। आपको बता दें कि नथुलाल की गिरफ्तारी के लिए बीते दिनों कटंगी में बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया था। लालबर्रा जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 19 अक्टूबर को शाम 4 बजे से जनपद पंचायत लालबर्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के जनपद पंचायत बिरसा स्थानांतरण होने पर समारोह पूर्वक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सीईओ गायत्री कुमार सारथी का समस्त जनप्रतिनिधियों, सरपंच संघ, सचिव व रोजगार सहायक संघ की ओर से शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया और उपहार प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर वक्ताओं के द्वारा सीईओ श्री सारथी के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए उनके अनुभवों, निष्ठापूर्ण कार्यशैली व ईमानदारी के साथ निभाए गए दायित्वों को याद किया गया। मैं अपने उस व्यवहार के लिए जिसमें आप लोगों को मैं किसी छोटी मुसीबत में डालने का प्रयास किया था, किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। आप लोग मेरी उन गलत बातों को भूल जाएं और यदि कुछ अच्छी बातें हैं मेरी तो उसे याद रखें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और लालबर्रा तो ऐसा जगह है कि मुझे 5 साल ऐसा लगा कि मैं सीईओ के रूप में नहीं, इस घर में, अपने घर में एक भाई, एक बेटा के रूप में काम कर रहा हूँ, ऐसा लगा। आप लोगों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए डीडीआर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने पंडित रघुनाथ प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किसानों के जैविक उत्पादन पर समर्थन मूल्य से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दामों में खरीदने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों को इफ्को की मदद से मृदा का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने, उत्पादन का तत्काल भुगतान करने, सभी किसानों का निःशुल्क बीमा कराने और बिना ब्याज दर के 50,000 तक का ऋण मुहैया कराने की बात कही है। आरडीडीआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पंडित रघुनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैविक खेती पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी जैविक खेती का कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां वे किसानों से धान, गेहूं, सरसों सहित अन्य जैविक उत्पाद समर्थन मूल्य से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक में खरीदेंगे, जिससे वे ओरिजिनल क्वालिटी के उत्पादन बाजारों में मुहैया कराएगी। जिसकी जानकारी शनिवार को नवेगांव में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज शर्मा ने दी। काम करने का प्लान बनाया है, उसमें हम उन किसानों के साथ काम कर रहे हैं जो पिछले समय से जैविक खेती कर रहे हैं। हम उनको उनके जैविक उत्पाद का प्रति क्विंटल मार्केट प्राइस से या समर्थन मूल्य से 300 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। जो भी होगा, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, चावल हो, दालें हो, जितने भी रसोई तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट हैं, उन सब का हम मार्केट रेट से 300 प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दाम देंगे उनको। दूसरी चीज, हम इफ्को के साथ, इफ्को के माध्यम से हम उस किसान को जो जैविक खेती कर रहा है, घर का मुखिया है, उसका एक्सीडेंटल बीमा निःशुल्क 2 लाख रुपए का हम कर रहे हैं। उसका प्रीमियम हमारी कंपनी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी के खड़गपुर पंचायत में वन भूमि पर कब्जा, 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण तैयार। पद्मेश न्यूज की खबर के बाद जागा वन विभाग। संबल योजना में भ्रष्टाचार, नया सवेरा पर रोक, दोनों की चल रही जांच, हितग्राही प्रभावित। जिले के चांगोटोला क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक, बर्बाद की कई एकड़ फसल। दुर्गा जी पर टिप्पणी करने वाला कटंगी निवासी नागपुर से गिरफ्तार। रोजगार सहायकों की हड़ताल को कर्मचारी कांग्रेस का समर्थन, ग्रामीण स्तर पर प्रभावित हुए कामकाज। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना।
और सरकारी स्कूल में दिखा शिक्षा का नवाचार, आयोजित की गई पेरेंट्स मीटिंग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।